there, this is Nidhi and I welcome you all to online कक्षा. As we all know that India और चाइना के रिलेशन स्टार्टिंग से ही नहीं अच्छे रहे हैं. अभी फिलहाल इंडिया चाइना के बॉर्डर स्टैंड ऑफ के चलते एक और न्यूज़ सामने आ रही है कि ड्यूरिंग दिस बॉर्डर स्टैंड ऑफ चाइना अपनी डैम की कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है और वो भी हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर विच इज़ वेरी क्लोज टू अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम. इसको एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पानी के माध्यम से चाइना एक नई वॉर की शुरुआत करना चाह रहा है. तो जानेंगे ये डैम कहाँ बनाए जा रहे हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारे भारत पर और हम इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं. तो चलते हैं अपने As we know that there is a two faces of the same coin. तो एक तरह से ये कहा जाता है कि ये लाइफ लाइन है जो रिवर बैंक के अलोंग लोग रहते हैं उनका, और जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन से देखा जाए तो यहाँ पे पीरियोडिकल डिजास्टर्स फ्लड आते रहते हैं असम में और बांग्लादेश में. ठीक है, फिर इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे चाइना डैम बना रहा है वो देखते हैं. तो बेसिकली 4 डैम्स इन्होंने बनाए हुए हैं जो कि दागू, जीक्सू, जांगमू और जियासा. ठीक है, ये 4 डैम्स हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और इस वाले रीजन में ये बना रहे हैं. ठीक है, तो डैम जो है ये मेडॉक काउंटी वो रीजन है जहाँ पे 2000 मीटर्स तक के आइडियल प्लेसेस को ये हाइड्रो पावर को हार्नेस करने के लिए बना रहे हैं. ठीक है, और ये कहते हैं कि ये गवर्निंग बॉडी है चाइना की, ये गवर्न रीजन है चाइना का, तो इसलिए ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. और ये अपने फेवर में ये बोलते हैं कि हमारे 14 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक मेडॉक काउंटी इज द पार्ट ऑफ द कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन इनिशिएटिव. और इसके बाद ये कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने से हमारी जो कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने का जो एम था वो भी पूरा होगा. और लास्ट 3 ईयर में इन्होंने 3-4 साल में 2 डैम्स कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं और 3 डैम्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है. और सबसे बड़ी बात ये कि इनका जो प्रपोज्ड डैम है वो लार्जेस्ट सबसे बड़ा डैम है. और सबसे मुद्दे की बात तो ये है कि जो इनका 3 गॉर्ज डैम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है, उससे भी 3 गुना ज्यादा, समझ सकते हैं, उससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ा डैम इन्होंने प्रपोज किया है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बनाने के लिए. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज को लेके. तो ये हम अभी इसका लोकेशन देख लेते हैं. यहाँ पे लोकेशन मैंने दिखाया है आपको कि ये इनका जो जांगमू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये 2014 से ऑपरेशन में आया है. 2014 से लेके इन्होंने बेसिकली कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं. और अभी 2017 में जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था हमारे बॉर्डर पे, उस टाइम में भी इंडिया ने चाइना से रिपोर्ट मांगी थी कि भैया काहे डैम बना रहे हो, डैम का हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट तो दो हमको, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया उससे. ठीक है, तो अब जो इनका प्रपोज्ड डैम है वो 60 गीगावाट का है. आप समझ सकते हैं 1 गीगावाट की जो वैल्यू होती है वो 1000 मेगावाट होती है. ठीक है, 1000 मेगावाट होती है. आप समझ सकते हैं कि जो 3 गॉर्जेस डैम है उसका ट्रिपल टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी ये कन्वर्ट करेगा, मतलब जनरेट करेगा. तो 3 गॉर्जेस डैम इतना बड़ा है. मैं आपको लोकेशन इसकी दिखाती हूँ. ये आप देख सकते हैं 3 गॉर्जेस डैम का व्यू. ये कहीं ना कहीं जो अर्थ की हमारी रोटेशन है इसको माइन्यूटली प्रभावित किया है. और इससे भी 3 गुना बड़ा डैम बनाने का मतलब है कि बहुत बड़ा क्लाइमेटिक सीज्मोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हिमालयन रीजन पे प्लस वर्ल्ड वाइड पड़ने वाला है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे. तो
इंडिया पे एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट देखते हैं, वाटर रिसोर्सेज देखते हैं, सिस्मोलॉजिकल इम्पैक्ट देखते हैं, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि इसका जो वाटर एज अ वेपन ये यूज़ करेंगे उसका इम्पैक्ट हम कैसे काउंटर कर सकते हैं इसको। तो एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट में हम देखेंगे कि जो डैम्स होते हैं ना, हमारे डैम्स जो होते हैं वो, यहाँ पे सपोज कोई डैम है और ये यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, तो ये वाला जो रीजन होगा ये अप स्ट्रीम होगा, ठीक है, ये अप स्ट्रीम होगा और ये डाउन स्ट्रीम होगा। डाउन स्ट्रीम वाले एरिया में बेसिकली हमने मैप में आपको शो करके दिखाया है कि जो डाउन स्ट्रीम वाले एरिया है वहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम, बांग्लादेश का लोकेशन है। तो कहीं ना कहीं जो सिल्ट नदियों के साथ बह के आती हैं वो यहाँ पे रुक जाएंगी और कहीं ना कहीं सॉइल फर्टिलिटी को ये प्रभावित करेंगी। तो इसलिए एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट से भी ये एक इशू है, एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और फिर वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो एज our states like Arunachal Pradesh and Assam is located on the downstream side of the river, तो इसका जो कहीं ना कहीं फ्लो है वाटर का वो रिड्यूस हो जाएगा ड्राई सीजन में बेसिकली। और लेकिन चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि ये जो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इनका, ये सिर्फ मतलब रनिंग वाटर से पावर जनरेट करेगा और इसके डाउन स्ट्रीम को अफेक्ट नहीं करेगा ड्राई सीजन में। तो इंडिया वरीड है इसको लेके कि जो रिलीज है वाटर का मॉनसून रीजन में कहीं डैम के कंस्ट्रक्शन से चाइना खोल ना दे। तो मॉनसून के सीजन में तो वैसे भी आसाम जो है वो फ्लड से प्रभावित रहता है, और वहाँ पे अगर मॉनसून टाइम पे ये फिर से इन्होंने डैम से पानी रिलीज कर दिया तो ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर होगा हमारे स्टेट्स लाइक चाइना और असम और अरुणाचल प्रदेश में। तो अब इसीलिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ये कहते हैं कि जो चाइना है अब जो जंग लड़ी जाएगी वो पानी के द्वारा लड़ी जाएगी, वाटर बॉम्ब एक्सपर्ट्स कहते हैं इसको, वाटर बॉम्ब। तो जो हमारा वॉर होगा वो वाटर के थ्रू चाइना करना चाहता है यहाँ पे अपनी पॉलिसीज को, अपनी चीज़ों को मेंटेन करके। और चाइना अपने रेफरेंस में रीज़न ये देता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जस्टिफाइड भी हैं कि 20% जो पॉपुलेशन है चाइना की, ठीक है, वर्ल्ड की का 20% जो पॉपुलेशन है वो चाइना में रिसाइड करता है और इनके पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो 7% हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाटर की सिक्योरिटी को अपने अलग सिटीज़ में बढ़ाने के लिए वाटर सिक्योरिटी को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हुए डैम्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी है ये चीज़। लेकिन अगर देखा जाए इनर पॉलिसी इनकी क्या है, तो ये देखते हैं हम कि इनर पॉलिसी से ये हमें हमारी इंडिया को हमारे बॉर्डर पे जो स्टेट्स हैं उनको प्रभावित करना चाहते हैं। क्योंकि जब भी हमारी इंडिया की बात आती है तो इंडिया हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछता है और मांगता है, इंश्योर करता है कि अपनी रिपोर्ट आप हमको दीजिए, लेकिन ये हमेशा मना कर देते हैं। और फिर इसका जो सीस्मोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हिमालयन रीजन है हमारा, हिमालयन रीजन को कहते हैं हम यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स के होते हुए अगर डैम का कंस्ट्रक्शन होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो एरिया अर्थक्वेक से प्रभावित होगी। अर्थक्वेक से प्रभावित हम इसको अपने इतिहास में भी जाके देख सकते हैं। नेपाल में अभी 2015 में अभी जो अर्थक्वेक आया था उससे ना कि एक बार प्रभावित हुआ था वो एरिया, बल्कि बार बार, अर्थक्वेक तो एक ही बार आया बट जो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पे बार बार देखी जाती है। तो इसका सीस्मिक इफेक्ट, इसका जो सीस्मोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा, और जो पॉपुलेशन है डाउन स्ट्रीम में उनके लिए भी बहुत बड़ा इशू का मुद्दा है। ठीक है, फिर देखते हैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि हिमालयन रीजन जो है वो ऑलरेडी डिक्लाइन हो रही है। उस हिमालयन रीजन का जो इकोसिस्टम है वो ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा है। ग्लेशियर्स जो है वो क्लाइमेटिक चेंज के कारण रिट्रीट हो रही हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, लैंडस्लाइड, ये सब यहाँ पे मेजर इश्यूज हैं। तो
जो चाइना है वो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस को कहीं ना कहीं प्लान कर रहा है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में। अब इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पे? तो इंडिया बार बार इंश्योर करता है चाइना से कि जो उनके डाउन स्ट्रीम स्टेट्स हैं उनका इंटरेस्ट उनके अप स्ट्रीम एरियाज की एक्टिविटीज से प्रभावित ना हो। तो इतना तो इन्होंने इंश्योर किया, बट रिस्पॉन्स में हमें कुछ नहीं मिलता है। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि हम 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहां पे जनरेट करेंगे दिबांग वैली के अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में 10 गीगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहां पे जनरेट करेंगे टू मिटिगेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज डैम। लेकिन मुद्दे की बात ये आती है कि चाइना, क्योंकि जो कंडीशन है ना चाइना और इंडिया की कहीं ना कहीं सेम कंडीशन है। हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में है, और हमारे पास सिर्फ 4 से 5% पानी का रिसोर्स, पानी की अवेलेबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं हम भी उस चीज़ों से उस इशू को फेस कर रहे हैं, और हमारे कंट्री में भी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पानी की क्वालिटी को डिटेरियोरेट होते हुए आप देख सकते हैं। तो इसको इंश्योर करने के लिए इंडिया ने सोचा है कि वो 10 गीगावाट पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे दिबांग वैली में जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके साथ साथ इन्होंने रिजर्वायर भी बनाना है, रिजर्वायर भी ये बनाएंगे जिससे कि जो ड्राई सीजन में वाटर का फ्लो अगर अप स्ट्रीम से कम हो जाता है तो ये यहाँ से पानी को रिलीज कर सकते हैं। और ये थोड़ा बैलेंस बना के चलना होगा। हमारे जो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स हैं और ऊपर से मतलब इसको देखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रिजर्वायर में भी पानी हो और हम वहाँ से उसको ओपन करें रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए, और चाइना भी वहाँ से अपने उसको डैम के वाटर के फ्लो को, डाउन स्ट्रीम के फ्लो को कहीं ना ओपन ना कर दे। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। और हम क्या कर सकते हैं इसको, मतलब व्हाट मस्ट बी डन टू स्टॉप दिस कॉन्सिक्वेंसेस। तो सबसे पहला है कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब कि चाइना और इंडिया में बात होनी चाहिए कि इस इशू को थोड़ा और ज़्यादा ना बढ़ाया जाए और इन सब के कंस्ट्रक्शन को थोड़ा कम किया जाए। दूसरा है कि चाइना को इस नदी पर अब फिलहाल के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। तीसरा ये भी है कि चाइना को ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करने चाहिए जैसे चेक डैम, रेन कैप्चरिंग लेक्स। ये सब अगर ये चाइना कर लेता है तब जाके चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और आपका क्या रिस्पॉन्स है, आपका क्या व्यू है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड।